Jai Hind everyone, I Ajay Singh Rajput, UPSC CTS Air 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So today I am going to talk about the NDA examination. Recently as you all know अभी आपका NDA रिटन एग्जाम हुआ था एंड उसके अंदर जो मतलब मैंने बैच के अंदर पढ़ाए थे उसमें से आपके बहुत क्वेश्चंस आए हैं जिनको मैं आपको दिखाने वाला है कि कौन से क्वेश्चंस आए, ठीक है ना। एंड सम वोट आई फील कि भाई आपका जो एनडीए एग्जामिनेशन है ना उसके अंदर एयर लाना बहुत आसान है अगर आप राइट वे में राइट अप्रोच के साथ अगर प्रिपरेशन करते हो। जितने भी एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं तो भाई बहुत आसान है एयर लाना। बस आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है और राइट चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। देखिए अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, मैथ्स के अंदर आप सपोज करो अगर 50% स्कोर कर लेते हो जो कि अपन इजीली कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें रेगुलर। जो आपका इंग्लिश का पार्ट रहता है, इंग्लिश का पार्ट देखो इस बार इजी था, इतना टफ नहीं था, 5 क्वेश्चन को छोड़ के तो आप इजीली मेरे को लगता है कि 40 क्वेश्चन ना विथ एक्यूरेसी कर सकते थे। एंड रेस्ट यू नो जो जीएटी का सेकंड पार्ट मतलब जो आपके जीके होता है उसके जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें से विथ प्रूफ मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि 80 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट मेरी क्लासेस से कैसे आए, बैच के अंदर से कैसे आए। एंड एट द एंड आई विल गिव यू द रोड मैप कि भाई आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, कैसे फॉलो करनी है, आप एनडीए में कैसे एयर ला सकते हो इस नेक्स्ट सीडीएस के अंदर। बस आपको चीजें एकदम कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी पड़ेगी। एंड समवोट आई फील कि इस चीज के लिए मैं आपको बेटर वे में मतलब गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी भाई एयर सिक्योर की थी आपके सीडीएस के अंदर एंड कहीं ना कहीं एक दो बार मैंने भी एनडीए एग्जामिनेशन दिया था एंड आई हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट, अबाउट द पैटर्न एंड एवरीथिंग। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई कौन से क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं कंप्लीट रोड मैप की बात करूंगा, क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आया था है ना, चाहे आप क्वेश्चन काउंट कर लेना। ओके, आपको पूछा है कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल अप टू 2 years, कौन सा था भाई। अब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करवा रखी है, इवन ये तो मैंने वाईटी के ऊपर ही करवा रखी थी, उसमें उसी में से आपके 4-5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। जैसे अरेस्ट विदाउट वारंट क्या था भाई, ये रोलेट एक्ट था आपकी, रोलेट एक्ट। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है ना भाई, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। चलो और देखो, दूसरा देखो, 73rd अमेंडमेंट है वो क्या देती है भाई। देखो 73rd अमेंडमेंट ये मैंने आपको बैच के अंदर पढ़ाया था, क्या देता है भाई, ये पंचायत की स्टेब्लिशमेंट करता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। और देखो भारत पोल, ये करंट अफेयर्स में करवाया था भाई, भारत पोल किसने डेवलप किया, आपके सीबीआई ने किया है, तो ये क्वेश्चन आ गया था। और देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भाई, है ना। ना उसी इसमें अपने को करेक्ट पूछा है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब राज्यसभा के अंदर मैंने पढ़ाया था 12 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और बाकी इलेक्टेड होते हैं, है ना। इसीलिए देखो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं, आपके इलेक्टेड होते हैं, और किससे होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आंसर क्या होगा, ए होगा भाई, ठीक है ना। जो टिक करे क्या उनको इग्नोर करना, ये किसी बच्चे की है, कुछ तो उनके भी गलत होंगे ना भाई। अब ये देखो मैं हर बार बोलता हूँ भाई, इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपके एनडीए वालों को एक ही चीज आती है और कुछ नहीं पूछता आपसे। इवन वन शॉट करवाई थी आपको वाईटी के ऊपर, बैच के अंदर पढ़ाया मैंने सिर्फ इतना बोला भाई, एनडीए वाले सिर्फ 5 ईयर प्लान करके जाओ इकोनॉमिक्स के अंदर और कुछ मत करके जाओ। फिर भी अगर सर घसना है तो भाई वो बेवकूफ़ी होती है, आपको नहीं करना होता है। अब 5th ईयर प्लान है, देखो 4th ईयर प्लान के अराउंड आपकी गरीबी हटाओ गरीबो हटाओ चालू हो गया था, तो 5th ईयर का प्लान क्या था भाई, इसके अंदर आपका गरीबी हटाओ था। चलो आपको अगर ये नहीं भी पता होता, 7th 5 ईयर प्लान देखो, प्रणब मुखर्जी मॉडल बोलते हैं इसको, कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या करो भाई, फोकस करो। 9th 5 ईयर प्लान ने क्या बोला भाई, 9th 5 ईयर प्लान ने क्या बोला, यहाँ पे देखो, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, है ना, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो सी का क्या होगा भाई, सी का आपका 4 होगा। तो सी का देखो 4 होगा तो या तो ये होगा आंसर या ये होगा, है ना। फिर देखो आपके 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान की थीम देखो क्या है, टुवर्ड्स फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो क्या हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा 1। अब देखो डी का अगर 1 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था जो मतलब अगेन डिटो छपा था, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब मॉडर्न हिस्ट्री का और देखो, सीडीएस के अंदर तो पूछ नहीं रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन यही घुसा दिए आपके। आपको बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में अपनी जो फैक्ट्री सेटअप की कहाँ की, तो देखो 1611 के अंदर की भाई मसूलीपट्टनम, है ना। नेक्स्ट देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हो, ये चारों इवेंट मैंने आपको कवर करवा रखी है। लखनऊ पैक्ट देखो 1916 के अंदर हुआ, स्वराज पार्टी आपके 1923 के अराउंड सेटअप हुई,
और आपके जो ये राजगोपालाचारी जी वाला फॉर्मूला था, शिमला कॉन्फ्रेंस सर्वाइवल प्लान, ये आपके 1945 में हुआ। ओके, वही जो आपके कम्युनल अवार्ड है ना, कम्युनल अवार्ड आपके ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी 31 32 यहाँ कहीं भी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, अब बिगिनिंग से लगाना अपने को, सबसे पहले क्या आएगा, लखनऊ पैक्ट आएगा, तो सबसे पहले 3 आएगा, है ना, तो ये ए की के अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 2 और 2 के बाद में 4। नेक्स्ट देखो, इसीलिए मैं टाइमलाइन के साथ पढ़ाता हूँ हिस्ट्री के अंदर। आपको बोला भाई कौन से एक्ट के थ्रू आपके सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, सेटअप हुआ कैलकाटा के अंदर, है ना। ये देखो करवा रखा है, सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ भाई कैलकाटा के अंदर अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चलो नेक्स्ट देखो, आपको बोला भाई मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कौन लेके आया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था। देखो 1882 के टाइम की बात है, आपके इस टाइम कमीशन वगैरह आए थे और इंट्रोडक्शन किया भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसलिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं किसको, रिपन को। अगेन इजी सा क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये ना थोड़ा अपन बोल सकते हैं कंसेप्चुअल है, सारी चीजें ऐसे नहीं होती है कि मतलब एकदम डिटो छपती है, आप जो क्लास में पढ़ाते हो उससे होती है। आपको पूछा डेमोक्रेटिक रूल का आपके क्या क्या फीचर्स है, जो सैलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर ये चीजें पढ़ते हैं कि भाई कंसेंट ऑफ द गवर्न, है ना, जिसको गवर्न कर रहे हैं पब्लिक की मतलब कंसेंट जरूरी होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, है ना, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए भाई, मतलब पब्लिक की तरफ अकाउंटेबल होना चाहिए जो भी रूल कर रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब ये वाला देखिए कौन सा आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। देखो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलेइक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, ये सारे फैटी एसिड ही है। द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप कंटेन बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। देखो हाइड्रोफोबिक भी होता है और हाइड्रोफिलिक भी होता है। डिटर्जेंट आर मोर इफेक्टिव देन सोप इन हार्ड वाटर, ये भी मैंने आपको करवाया है ना। देखो आपके जो डिटर्जेंट होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में। इन मिसेल्स द आयनिक एंड ऑफ द मोलिक्यूल्स इज टुवर्ड्स ऑयल ड्रॉपलेट का, क्या आयनिक एंड आपके ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ होता है, यहाँ पे देखो आयनिक एंड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये वाटर लवर होता है, मतलब ये पानी की तरफ होता है। आयनिक एंड आपके इसके ऑयल ड्रॉपलेट डर्ट की तरफ नहीं होता है, डर्ट की तरफ होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ऑयल डर्ट वाला, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत है। चारों स्टेटमेंट देखो छप के आए हैं, और दिखाऊंगा देखो बहुत क्वेश्चन है। अब ये वाला देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। भाई ऐसा कुछ नहीं था, है ना, इसकी भी आपकी खोज की थी, किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मिल गया तो आपकी बन जाएगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ ए प्रोटोन। ठीक है, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास मैंने लिखा रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वहीं प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27। अब अगर मैं इसके अंदर 1.67 10⁻27 के अंदर मैं 2000 का डिवाइड करूं, तो देखो ऊपर 3 4 पावर और आ जाएगी, -31 के अराउंड पहुंच जाएगा, और इसमें भी डिवाइड होगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है ना, ये एकदम करेक्ट है। ये कैलकुलेटिव था, बस आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये सेकंड सही है। तीसरा देखो गलत है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का मैंने भी यूज पढ़ाया था, इसके अंदर मैंने नहीं ऐड किया बट पढ़ाया ये मैंने। ओके, कोबाल्ट आपके किस में यूज होता है भाई, कैंसर में। जे थॉमसन प्रपोज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूट्रॉन्स, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो किसने डिस्कवरी की भाई न्यूक्लियस की, ओके सॉरी, जेम्स चैडविक ने किस चीज की डिस्कवरी की, तो जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की भाई, न्यूट्रॉन्स की। और देखो भाई नेक्स्ट देखो, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में कौन सी ऑब्जर्वेशन अपने को नहीं मिली। देर इज ए न्यूट्रल सेंटर इन एन एटम कोल्ड न्यूक्लियस। न्यूट्रल होता है क्या, देखते हैं। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली ऑल मास कंसंट्रेटेड इन सेंटर ऑफ एल्यूमिनियम एटम। ऑल पॉजिटिव चार्ज भाई, न्यूट्रल नहीं होता, सारा का सारा पॉजिटिव होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये क्या है, गलत है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये तो सही है। देखो नियरली ऑल मास कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ये भी इन्होंने बोली थी, है ना। सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं भाई, रिवॉल्व करते हैं, ये देखो। ओके, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। आपके न्यूक्लियस का साइज क्या होता है भाई, बहुत स्मॉल होता है। तो इसके बीच में भी इन्होंने क्या दिया था, रिलेशन दिया था। तो ऐसा लग रहा है जैसे स्लाइड से इक्वेशन बनाए हैं भाई। अब नेक्स्ट देखिए, ये अगेन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट कर सकते थे इजीली। आपको बोला एक एक्स एलिमेंट है, फॉर्म से क्लोराइड विद दी फॉर्मूला XCl2। ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके बनाता है XCl2। तो आपसे पूछे यहाँ पे एक्स बताइए क्या है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है। अब यहाँ पर आपको
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए और वैलेंसी आनी चाहिए, जो कि मैंने सब कुछ आपको सिखाया है, ठीक है ना, कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे 2 कब आता है? देखो क्लोरीन का क्या होता है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी शेल फुलफिल करने के लिए, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। मतलब इसको क्या, ये क्या कर सकता है, एक्स आपके 2 दे सकता है, तभी 2 यहाँ पे आया है। तभी 2 क्या है भाई, यहाँ पे है। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, ये Mg हो जाएगा, क्योंकि Mg के लास्ट में देखिए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आंसर होगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड? कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है? नाउ मेटेलिक ऑक्साइड आपकी मैंने बताया था क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। वहीं आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। CO2 देखो आपके नॉन मेटेलिक का, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो एसिडिक होगा। ये दोनों मेटेलिक का, तो ये दोनों क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो बचा क्या आपके, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल होता है। ड्राई आइस, ड्राई आइस, CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है? पीएच स्केल के बारे में पूछा है। अब डायरेक्ट मैं आंसर पे जाता हूँ, सारे स्टेटमेंट रीड नहीं करता हूँ क्योंकि अपन क्लास नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। द हाइयर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, हायर इज इट्स पीएच। देखो जितनी ज्यादा आपके हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है ना, जितनी ज्यादा, ये देखो H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, पीएच उतना डिक्रीज होगा, एसिडिक हो जाएगा वो, एसिडिक हो जाएगा। तो हाइयर पीएच नहीं होगा, लोअर पीएच होगा, यही गलत है। बाकी ये पोटेंज वगैरह सब लिखा रखा है मैंने, है ना। यहाँ पे देखो आपके P स्टैंड्स फॉर पोटेंज, जर्मन पावर होता है इसका मतलब वगैरह, है ना। आपके 0 से 14 तक इसकी क्या होती है, पीस स्केल की रेंज होती है ना। तो ये सारी चीजें करवा रखी है। और अब ये वाला देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। इसमें अगेन कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके मोल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोल कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से सिखाया था। अगर आप बोलते हो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। फोर्थ स्टेटमेंट में देखो आपको बोला है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। देखो एक हाइड्रोजन गैस का जो मोलिक्यूल होता है ना, एक हाइड्रोजन गैस का मोलिक्यूल होता है, इसका वेट कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो 4 ग्राम में कितने मोल हो गए, तो 2 मोल हो गए, है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने हो गए भाई, 2 मोल हो गए। एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 2 मोल के अंदर भाई इसका डबल होना चाहिए ना, इसका डबल होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 होना चाहिए था आंसर। बट ये आंसर नहीं है, तो यही आपका क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा सही नहीं है भाई, कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज लिखा रखी है आपको, है ना। पहला देखो क्या है, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, है ना। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड, कंपोजिशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, सही है पहला। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। न्यू सब्सटेंस जो बनता है वो टोटली डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज में, है ना, जो इनिशियल आपके एलिमेंट्स यूज किए। ए कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर नहीं होता भाई, प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई मिक्सचर नहीं है। The constituents of a compound can be separated only by chemical or electrochemical, है ना, only by chemical or electrochemical reaction। अब ये तो मैंने आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था। अब चाहते तो मैं इसके आपकी 4 स्लाइड लगा सकता था। मैंने वॉशिंग सोडा पढ़ाया, बेकिंग सोडा पढ़ाया, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम। अगेन टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ऐड कर दिया जो मैंने क्लास के अंदर करवाया था। अब यहीं से देखो ये क्वेश्चन है डिटो वापस रिपीट हो गया। जिप्सम की स्लैग लाइम की जगह जिप्सम आ गया, बाकी तो तीनों सेम ही है, एलिमिनेशन से ही हो जाता। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, डेफिनेशन अपन ने लिखवाई है। If a substance loses hydrogen during reaction, it is reduced. देखो, a reaction which hydrogen is added और oxygen is removed is known as reduction. हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए रिडक्शन में, है ना। इफ ए सब्सटेंस लॉसेस हाइड्रोजन, नहीं, अगर वो अटैच हो रहा है तब रिड्यूस्ड होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगेन मेज द फॉलोइंग, आपको यूनिट पूछी है भाई। मास की देखो क्या होती है, केजी होती है। वेट की क्या होती है आपकी, न्यूटन होती है ना। आपकी प्रेशर की क्या होती है भाई, प्रेशर की काफी यूनिट्स होती है, बट इसमें अपने को दे रखी है, वो दे रखी है पास्कल, तो पास्कल होती है। बाकी टेम्परेचर की केल्विन होती है ना, आराम से कर सकते थे। एसिड रेन के लिए कितना पीएच भाई, 5.6 से कम होना चाहिए। इनमें से कौन से आपके क्या बना रहे हैं भाई, ग्रेट सर्कल बना रहे हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखो, अब मैंने ग्रेट सर्कल आपको पढ़ाया था भाई, जो आपके अर्थ को क्या करे, इक्वली पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। जैसे इक्वेटर हो गया, इक्वेटर देखो एकदम सेंटर में लाइन है, तो इक्वली डिवाइड करेगा। तो इक्वेटर क्या आपका ग्रेट सर्कल है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरेगा 22.5। तो ये दो इक्वल पार्ट में नहीं करा ना, इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया, तो सेकंड नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री कहते हैं। ये भी देखो एकदम सेंटर से गुजरा है, तो ये भी क्या करेगा, आपके इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन ज्योग्राफी का, आपको बोला है ऑर्डर में लगाइए भाई, अर्थ के क्रस्ट में कितना मिलता है।
पायरोक्सिन देखो 10% मिलता है, एम्फीबोल 7% और माइका आपके 4%। तो क्या हो जाएगा 312, है ना। 312 अपने को किस ऑर्डर में पूछा है इन्होंने, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइका आएगा, 2 आएगा पहले, 2 के बाद में क्या आएगा भाई, 2 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में 3 आएगा, तो 213 आंसर हो जाएगा। आपको पूछा है मैकेनिकल वेदरिंग में कौन से फोर्सेस लगते हैं। देखो फिजिकल वेदरिंग मैकेनिकल वेदरिंग एक ही चीज है। तो इसमें देखो एक तो एक्सपांशन लगता है आपके, है ना, एक्सपांशन फोर्स लगता है, ओके। वाटर प्रेशर का भी आपके फोर्स लगता है, फ्रीजिंग वगैरह, ठीक है। ये देखिए वाटर फिल्स बिटवीन द क्रैक्स फ्रीजेस एंड ब्रेक्स द रॉक, फ्रीजिंग से भी आपके होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है क्या, देखो ग्रेविटेशनल भी लगता है आपके, मास मूवमेंट्स वगैरह होती है, ये किससे होती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती है। तो ये तीनों ही आपके मैकेनिकल वेदरिंग है, तो तीनों क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। आपको पूछा है कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा आपका वार्म करंट है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट रेड वाला आपका वार्म होता है, वो कोल्ड होता है। सिमिलरली आपको अलास्का भी मैंने पढ़ा रखा है, वार्म है कि कोल्ड है ना। एंड सिमिलरली वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी पढ़ा रखा है, ये क्या आपकी कोल्ड करंट है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखिए, which one of the following latitudes will experience a minimum angle of the sun rays when it is summer solstice in the northern hemisphere। अब समर सोलस्टाइस अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को होता है। इस दिन आपकी नाइट छोटी होती है और डे लॉन्गर होता है, क्योंकि इस दिन आपका सन कहाँ पे होता है भाई, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, है ना। ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो लाइट्स की रेज क्या होती है, एकदम परपेंडिकुलर होती है, मिनिमम एंगल देखने को मिलता है, ठीक है जी, ओके। मिनिमम एंगल, सॉरी यहाँ पे मिनिमम एंगल नहीं, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर हो रहा है ना, तो 90 डिग्री मिलेगा। और बीच में इक्वेटर है, इस पे भी एंगल मिलेगा, इस पे ज्यादा मिलेगा, और ऊपर आर्टिक सर्कल आ जाएगा, इस पे भी एंगल आपको मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा इक्वेटर से नीचे, यहाँ पे देखो सबसे कम सबसे ज्यादा आपको एंगल देखने को मिलेगा ना, सॉरी सबसे कम एंगल देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ रेंज गिरेगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये तो एकदम डिटो छपा है, देखो अगेन कोरिलेस फोर्स के बारे में कौन सा करेक्ट है। पहला बोला है कि ये आपके परपेंडिकुलर होता है, एक्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एट इक्वेटर द कोरिलेस फोर्स इज जीरो एंड द विंड ब्लोस परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। एट इक्वेटर द कोरिलेस फोर्स इज जीरो सो विंड ब्लोस परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। दोनों करेक्ट है भाई, इससे ज्यादा क्या ही छपेगा। अब ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, बट इसमें मेरे को ढूंढने में टाइम लगेगा कौन से के अंदर करवाया था मैंने, ज्योग्राफी के अंदर करवाया था किसके अंदर, बट ये भी करवा रखा है ना, कि पंचशील के अंदर आपकी कौन सी प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी देखो एकदम डिट्टो छपना, डिट्टो क्वेश्चन बहुत छपे हैं भाई बैच की क्लासेस से। अब देखो स्लीट के बारे में कौन से करेक्ट है। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड री फ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड री फ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, पहला सही है। इट अकर्स व्हेन ए लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, व्हेन ए लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो दूसरा क्या गलत है, गलत है, तो पहला क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बट ये भी मैंने कवर करवा रखा है। आपको बोला ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ कौन से रीजन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। देखो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको कहाँ देखने को मिलता है, पोलवार्ड ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, मतलब जो आपका अर्थ होता है इसके कैंसर और कैप्रिकॉर्न के इधर उधर देखने को मिलता है, ठीक है जी। और मैंने मैप में भी आपको करवाया था, जैसे ये देखिए इंडिया के आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के साइड्स हो गए, यहाँ पे देखने को मिलता है। आपकी साउथ चाइना सी होगी, जापान वगैरह, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो जापान में देखने को मिलता है, ओके। ऑस्ट्रेलिया में देखो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है जी, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। अफ्रीका के देखिए आपके साउथ में देखने को मिलता है, कोस्टल अफ्रीका में। अर्जेंटीना के साउथ में नहीं देखने को मिलता है, नॉर्थ में देखने को मिलता है, आंसर हो जाएगा डी। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। महेंद्रगिरी द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब महेंद्रगिरी देखो मैंने मैपिंग के थ्रू आपको हर एक माउंटेन रेंज करवा रखी है, महेंद्रगिरी आपको कहाँ मिलेगी, ये कौन सा एरिया है भाई, ये है ओडिशा वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, टेम्परेस्ट फॉरेस्ट सोलाज कहाँ कहाँ कहते हैं भाई, ये लो, कोल्ड सोलाज इन नीलगिरीज अन्नामलाई एंड फलानी ऐसे छपे हैं भाई क्वेश्चन। अब ये देखो एनुअल रिपोर्ट 2023 मिनिस्ट्री ऑफ माइन से पूछा था आपको कि कॉपर में टॉप प्रोड्यूसर कौन है, ये भी मैंने करवा रखे थे। टॉप प्रोड्यूसर भाई एमपी है, उसके बाद राजस्थान है, तो एमपी राजस्थान क्या होगा, आपका आंसर होगा बी, आंसर हो जाएगा। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कल्चरेबल वेस्टलैंड किसको कहते हैं, इफ इट इज लेफ्ट फेलो। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड उसको कहते हैं
अगर 5 साल से ज्यादा अपने ने क्या किया है, उसको फैलो छोड़ रखा है। स्टील प्लांट के बारे में अगेन देखो, डिट्टो क्वेश्चन छपा है, आपको बोला है 1964 में रशियन कोलिब्रेशन के साथ सेटअप हुआ। ठीक है। रिसीव आयरन और फ्रॉम रोरकेला रीजन। ठीक है। आयरन और वाटर एंड हाइडल पावर इज सप्लाइड बाय द दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है जी। दामोदर वैली कॉरपोरेशन से वाटर मिलता है, तो ये कौन सा प्लांट है, बोकारो। अब पूछा है वादिनार। वादिनार देखो लोकेशन पता है तो बहुत जल्दी कर सकते हो, मैंने आपको पोर्ट्स करवा रखे हैं। वादिनार आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में, और गुजरात में मेजर पोर्ट है कांडला, तो आंसर क्या हो जाएगा, कांडला पोर्ट। आईएसएफआर मैंने न्यू वाली भी करवा रखी है, पुरानी वाली भी आपके बैच के अंदर करवा रखी थी। अब आईएसएफआर के अकॉर्डिंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट किस में मिलेगा, ये मिलेगा भाई आपको, देखो सबसे ज्यादा मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। अब मिजोरम तो ऑप्शन में है नहीं, तो अपन अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। लव वेव के बारे में पूछ लिया, लॉन्ग वेव के बारे में, दे फॉलो दी अर्थ सरकमफ्रेंस। देखो मैंने पढ़ाया आपको, एल वेव क्या होती है, सरफेस वेव होती है, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर चलती है, सरकमफ्रेंस के ऊपर चलती है। दे ट्रेवल एट ए मोर और लेस एट ए कांस्टेंट रेट। इनकी स्पीड देखो मैंने बताई थी, पी और एस से भी कम होती है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है आपकी, है ना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा आप फंस सकते थे। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा फंस सकते थे। आपको बोला है भाई जो आपके वोल्केनिक ऐश होता है, इससे आपके जो लावा निकलता है ना, वो सेडिमेंट्री लेयर में आपके जमा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, रनिंग वाटर के साथ। ना बसल्ट तो भाई लवा आपके जम जाता है तब बनता है, तो पहला तो हो नहीं सकता। अब कहीं ना कहीं ये सेडिमेंट्री लेयर बन रहा है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक होगा, और बसल्ट आपका कहीं ना कहीं क्या है भाई, बसल्ट आपका इग्नियस रॉक है, तो ये तो हो नहीं सकता। स्लेट, स्लेट आपका मेटामॉर्फिक है, तो स्लेट भी नहीं हो सकता। अब बचता है लैपिली एंड टफ। इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा आपका, टफ होगा। यहाँ पे आपको तुक्का लगाना पड़ता है। अब जब भी मैं बोलता हूँ कि भाई दो क्वेश्चन आप एलिमिनेट करते हो तो तुक्का लगाया करो, ठीक है ना। तो 50-50 था, उसको आप ना भी कंसिडर करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला देखिए, अगेन सेम डिटो रिपीट है ना, कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है भाई। डिपेंड्स, कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, तीनों सही। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड क्रैम्प्स आते हैं, है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, देख लो। ये रहा, कोजेस क्रैम्प्स, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होते हैं भाई, आपके क्रैम्प्स लाते हैं। तो आपसे पूछा था, लैक्टिक एसिड दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द मसल सेल्स ड्यूरिंग राइग्रेस एक्सरसाइज कॉजिंग मसल क्रैम्प्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस होता है, आपसे ये पूछा है, तो पायरुवेट से ही भाई प्रोड्यूस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, पायरुवेट हो जाएगा। कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ, कैम्बियम क्या होता है भाई, लेटरल, लेटरल आपका क्या होता है, मेरिस्टेम होता है। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट आउटसाइड फॉर ए लॉन्ग, तो वो क्या हो जाते हैं भाई, अगर देखो ज्यादा देर तक आप बाहर रखोगे इनको, तो ये फूल स्मेल देने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है। देखो डीएनए मॉलिक्यूल में मैंने बताया है, आपको पूछा है कि करेक्ट बेस पेयरिंग क्या होगी। दो टाइप की बेस पेयरिंग देखने को मिलती है, ऑरेंज रेड, है ना, एक तो थायमिन एडेनाइन की, और एक देखने को मिलती है ग्रीन येलो, किसकी भाई, आपकी ग्वेनिन एंड साइटोसिन की। अब ऑप्शन में देखो कौन सा पेयर दे रखा है, एडेनाइन पेयर विथ थायमाइन दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एडेनाइन ग्वेनाइन के साथ नहीं बनाता है, साइटोसाइन के साथ भी नहीं बनाता है, थायमिन ग्वेनाइन के साथ नहीं बनाता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड में कौन इन्वॉल्व होता है भाई, ये देखो ब्लड में मैंने पढ़ाया था आपको, फाइब्रोनोजेन, ये क्लोटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, आपके मैंने बताया था। आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। अब ये अगेन क्वेश्चन देखिए, ये मैं कंसिडर नहीं करता हूँ कि मैंने पढ़ा है, बट इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि इसको आप कर सकते थे अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है। आपको बोला है कि करेक्ट ऑर्डर में लगाइए भाई स्टार्टिंग से, कि किसने सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपकी दी, ठीक है ना। ओके। अब देखो इनमें से सबसे डेवलप आपको कौन लगता है, यूएसए लगता है, तो यूएसए आगे रहेगा, है ना, और जापान, फिर जापान है, तो ये दो सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, फिर आपके इंडिया, और ये क्या आएगा, श्रीलंका आएगा। देखते हैं ऐसा ऑर्डर किसके अंदर है, 1 2 2। क्या जापान से पहले आपके श्रीलंका आ सकता है, नहीं आ सकता, पहला एलिमिनेट। 2 3, श्रीलंका, श्रीलंका आपके जापान से पहले आ गया, नहीं भाई। 1 3, देखो 1 3 हो सकता है ना, यूएसए के बाद जापान, जापान के बाद में इंडिया, इंडिया के बाद में श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका लिस्ट डेवलप है, तो हो सकता है, चांस है। 3 4, जापान के बाद में इंडिया, नहीं पॉसिबल भाई, पहले यूएसए आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसको कर सकते थे इजीली।
आपको बोला है भाई मलेरिया होता है किसके थ्रू फैलता है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटोज। नेक्स्ट देखो, पेयर करना आपको, मलेरिया क्या माइको बैक्टीरिया से होता है? मलेरिया देखो आपके प्रोटोजोन से होता है भाई, है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, तो पहला गलत है। टीबी क्या प्लाज्मोडियम से होता है? नहीं भाई, टीबी देखो आपकी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, माइको बैक्टीरिया, उल्टा मैच कर रखा है, तो नीदर वन नॉर टू। विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? विटामिन बी वन को देखो थायमिन कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं भाई, थायमिन। जीटीआरई पार्ट ऑफ डीआरडीओ, इन्होंने एक इंजन बनाया, क्या नाम है भाई, कावेरी इंजन। ये भी करंट अफेयर्स में करवाया था आपको। मिरर का क्वेश्चन आ गया भाई कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, द पोजीशन ऑफ द इमेजेस। देखो इसमें मैंने दो ही केस पढ़ाए थे, क्योंकि दो ही केस बनते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे रख लो, एक आप क्या कहाँ रख लो भाई, एक कहाँ रख लो भाई, पास में रख लो, कुछ डिस्टेंस पे रख लो। दोनों केसेस के अंदर जो आपका पहले में इमेज बनता है ये फोकस पे बनता है, और दूसरा जो इमेज बनता है ये पोल और फोकस के बीच में बनता है, मतलब इससे बाहर रेंज होती नहीं है। तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन द पोल एंड द फोकस बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना। बिटवीन द फोकस एंड इन्फिनिटी दूसरा गलत है, बिटवीन द पोल एंड द इन्फिनिटी ये भी गलत है, एट द फोकस ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई। अब ये वाला देखिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि भाई बताइए, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम को, आपको चार्ज दे रखा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 24 जूल, वर्क दे रखा है, चार्ज दे रखा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, मैंने फॉर्मूला बताया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है आपके वर्क अपॉन चार्ज, है ना, और न्यूमेरिकल भी करवा रखा है आपको। सेम ही क्वेश्चन है, देखो सेम ही क्वेश्चन, ठीक है ना, बस इसमें वर्क पूछा है, इसमें इसका उल्टा पूछ लिया है। तो क्या हो जाएगा, देखो वर्क 24 दिया है, 24 में 2 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12 वोल्ट। Two conducting wires of same material and of equal length and equal diameters are first connected in parallel, then in series in different across same potential difference. The ratio of heat produced parallel and combination series. Now see, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मैंने आपको पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में बता रखा है कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर देखो सीरीज में करेंगे तो वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, वहीं पैरेलल में क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जितने करोगे सेम रेजिस्टेंस एन से डिवाइड कर दो और इसमें एन से मल्टीप्लाई। अब जो हीट होती है कुल जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आई स्क्वायर के बराबर होती है, और आर की भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कुल मिला के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अपने को पूछा था रेशियो हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, पैरेलल में देखो हीट होगी R/2, तो उसमें कितनी होगी भाई, उसमें होगी 2R, देखो R से R कट गया, ये आ जाएगा 1:4, आंसर हो जाएगा डी। इजी क्वेश्चन था अगेन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग करंट कैसी होती है, देखो फील्ड लाइंस इनसाइड आर पैरेलल, है ना, करंट कैरिंग सोलेनोइड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स, यूनिफॉर्म फील्ड होता है इनसाइड, तो क्या देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म फील्ड देखने को मिलता है। ए कार इज इनिशियल वेलोसिटी इतनी देर की है, बो टू रेस्ट ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, तो एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, सेम क्वेश्चन ऐसा ही देखो, लगभग डिटो क्वेश्चन करवा रखा है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाए थे मैंने क्लास के अंदर। अब इसको देखो इजीली कर सकते थे, इनिशियल वेलोसिटी आपको 12 दे रखी है, फाइनली कितनी हो जाती है भाई, 0 हो जाती है ना, फाइनली कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, अपने को दे रखा है डिस्टेंस, अपने को एक्सेलरेशन पूछा है, अपने को पता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2as होता है ना भाई। वी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यू 12 है तो 144 हो जाएगा, -2 एस कितना है भाई, 45 है, ठीक है। यहाँ से देखो ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2a, 2 नहीं, 2 तो चले गए। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 से कट कर देते हैं डायरेक्टली, ओके, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, और ये आ गया 10 टाइम, तो साफ दिख रहा है कितना आएगा, 1.6 आएगा। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा रहे हो क्योंकि आप गाड़ी को रोक रहे हो, तो नेगेटिव आएगा। ए यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, इसकी यूनिट क्या होती है ये भी लिखवा रखी है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर एट एनी इंस्टेंट दे हैव इक्वल, ये मैंने फ्री फॉल वाले में पढ़ाया था, कोई भी चीज को अगर आप ग्रेविटी के प्रेजेंस में गिरा रहे हो तो ग्रेविटी सब पे सेम लगती है, वो उसके मास पे नहीं करती है, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ, बट ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं करती है, दोनों का सेम रहने वाला आपका क्या भाई, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी सेम रहने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी आपको अच्छे से पढ़ाई थी, चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, तो इनके मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाए भाई, क्योंकि इनके लगाऊंगा तो अगेन मेरे को बहुत टाइम लगता, बट ये सारी चीजें भी पढ़ा रखी है।
आपको रिलेशन पूछा है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के बीच में। क्या रिलेशन होता है भाई? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? ये म्यू है, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, है ना? तो वेलोसिटी इक्वल्स टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। The length of a simple pendulum is increased 4 times to its previous value while the mass is doubled. What is the ratio of the new and previous time period of the pendulum? टाइम पीरियड क्या होता है भाई? 2 पाई रूट एल बाई जी होता है ना? तो यहाँ पे सिर्फ देखो लेंथ चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ को देखो क्या कर दिया है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कर दोगे तो डबल हो जाएगा, है ना? टू इट्स प्रीवियस वैल्यू वाइल द मास इज डबल्ड, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, कोई फॉर्मूले में दिख रहा है आपको? तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू एंड प्रीवियस टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले का। चार्ज के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है भाई? अब चार्ज के बारे में प्रॉपर्टीज लिखा रखी है, ये कंजर्व रहते हैं हमेशा, आपके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, तो कंजर्व रहते हैं आपके हमेशा क्या होते हैं भाई? इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, है ना? इनको ऐड कर सकते हो आप, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट इनको आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कंजर्व रहते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? क्या होता है भाई? आपकी ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है ना, कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, है ना? जब एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो आपकी ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, रेड से भी ज्यादा। When a solid body is partially or completely immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force, जिसको अपन buoyant force बोलते हैं। और ये buoyant force इक्वल्स टू क्या होता है भाई? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड पे आपका डिपेंड करता है, तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी। तो आंसर ओनली 2, मास पे नहीं करता है। द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज इंक्रीज बाय ट्वाइस देन इट्स रेजिस्टिविटी। मैंने बताया भाई रेजिस्टिविटी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ये लेंथ एरिया वगैरह किस पे डिपेंड नहीं करती है। अगर कॉपर है, कॉपर की वायर है, कुछ भी कर लो उसके लेंथ वगैरह में सेम ही रहने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी? ये भी करवा रखा है भाई। स्ट्रेन देखो यूनिट लेस होता है, मैंने बताया आपको। A system that does not allow exchange of heat with its surrounding is called, ये देखो करवा रखा है, सेम क्वेश्चन है। The thermodynamic process where no heat is exchanged with the surrounding is adiabatic system। अगर लाइट रे को कार्बन डाइसल्फाइड एंड वैक्यूम में पास करें तो कार्बन डाइसल्फाइड में x स्पीड है और वैक्यूम में y स्पीड है, तो बताइए रिलेशन क्या होगा? नाउ अपने ने जो मिरर वगैरह वाला आपका चैप्टर उसमें पढ़ रखा है भाई, कि जब रेयर से डेंसर में जाता है तो स्पीड क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है, ये देखो स्लो डाउन हो जाती है। तो अब कार्बन डाइसल्फाइड आपका क्या होगा भाई? ज्यादा क्या होगा? ये डेंसर होगा तो इसमें स्पीड कम मिलेगी, मतलब एक्स क्या होगी भाई? सॉरी, वाई क्या होगा भाई? एक्स से बड़ा होगा। वैक्यूम में स्पीड क्या होगी आपकी? ज्यादा देखने को मिलेगी। राइट एंड थंब रूल पूछ लिया आपसे, देखो ये क्वेश्चन रीड करो एक बार। करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ? राइट एंड थंब रूल से निकल जाएगा भाई, क्लॉकवाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। तो ये मैंने करवा रखा आपको क्लास में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन टू बी डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट? ये एक्चुअली हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप करता हूँ, ये मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना भाई? व्हेन ए लाइट रे पासेस थ्रू फ्रॉम एयर टू वाटर विथ ए नॉन जीरो एंगल द रे विल बी, देखो लाइट रे आपके पास कर रही है कहाँ से? एयर टू वाटर विथ ए नॉन जीरो एंगल, है ना? मतलब नॉन जीरो एंगल है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपके नॉर्मल आ रही है। तो आपकी लाइट देखो मैंने बताया है, जब आप कहाँ से कहाँ आ रहे हो भाई? एयर से वाटर मतलब रेयर से डेंसर में आ रहे हो, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट? कौन से करेक्ट नहीं है? देखो लिखवा रखी है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है ना? तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी आ जाएगा इससे। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू एस होता है, तो वी स्क्वायर अगर इधर लेके जाते हो आप, ठीक है? तो इसमें भी मैंने इक्वेशन लिखवा रखी है आपको पहले, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होगा, तो ये सही है देखो, है ना? एटी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। दूसरी भी सही है आपकी, है ना? दूसरी भी इक्वेशन सही है। तीसरी देखो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, अब टू एस उधर लेके जाओगे तो माइनस का आ जाएगा ना, तो यही क्या आपका इनकरेक्ट है। एम मीटर के बारे में पूछा है। एम मीटर देखो मैंने बोला आपको करंट नापने के लिए काम आता है, सीरीज में कनेक्ट होता है और इसकी मिनिमल रेजिस्टेंस होती है ना? तो एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट टू मेजर द करंट, सही है एकदम।
वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट टू मेजर द वोल्टेज, ये भी सही है ना, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ए वोल्ट मीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस एंड एम मीटर हैज ए लो रेजिस्टेंस। देखो वोल्ट मीटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है और एम मीटर में बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, सही है। ए वोल्ट मीटर हैज ए लो रेजिस्टेंस, क्या वोल्ट मीटर में कम रेजिस्टेंस होती है? नहीं, मैंने बताया बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। कौन सा भाई? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखो मैंने नॉन कन्वेंशनल लिखवा रखे हैं आपको, सोलर एनर्जी हो गया है ना, आपके टाइडल वेव, ओशियन थर्मल, ये सारे के सारे क्या आपके नॉन कन्वेंशनल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइडल एनर्जी। आपको बोला है तीन, अगर मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ तो R/N वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या ऐसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा देखो 111 है ना, तो 1/3, तो आंसर आएगा 1/3 ओम। इको क्यों सुनाई देता है? रिफ्लेक्शन के कारण सुनाई देता है। साउंड क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है अपनी, है ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज, यूनिफॉर्म में क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन 0 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में डाइमराइज? अब ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है। अब देखो ये टोटल आपकी 80 80 स्लाइड्स हो चुकी है, 81 सॉरी, और इसमें से दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़े हैं। 79 ऐसे क्वेश्चन है भाई डायरेक्ट छपे हैं आपके टोटल 100 में से। 79 का मतलब समझते हो एनडीए के अंदर? 79, देखो अगर आप इंग्लिश के अंदर ना 40 क्वेश्चन करेक्ट करके आते और 79 यहाँ से करके आते, तो ये कितने होते हैं टोटल? ये टोटल होते हैं भाई आपके 119, है ना। एक अपन कैलकुलेशन के लिए इसको कर लेते हैं 120 एक बार के लिए। अगर देखो आप 4 मार्क्स, अगर आप इतना मतलब एक्यूरेसी से करके जाते और अगर ये सब चीजें पढ़ के गए थे ना भाई, इजीली कर सकते थे। तो यहाँ से स्कोर कितना बनता है? 480 बनता है भाई, 480। एंड यू नो वॉट, जो आपके NDA 1 था ना, NDA 1 2024, जो एयर 1 थे, उनका स्कोर था समथिंग अराउंड 560 समथिंग। मतलब अगर फिर आप मैथ्स में सिर्फ 80 नंबर में ले आते ना भाई, 80 नंबर 300 में से, वैसे 80 में तो क्लियर नहीं होता, आपको ज़्यादा लेने पड़ते, तो भी भाई आप एयर 1 वाला स्कोर मैच कर रहे थे। एनडीए में मैं सच बता रहा हूँ इतना हार्ड नहीं है, अगर आप राइट वे में चलते हैं। वट आई सी, एनडीए वाले बच्चे ना सबसे ज़्यादा मतलब फंसते हैं आपके, है ना, हाइप वगैरह में फंस जाते हैं या फिर किसी और चीज़ में फंस जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़े कम मेच्योर होते हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत से एनडीए बच्चों के पेरेंट्स भी चूज करते हैं कि भाई कहाँ से चूज करें, कहाँ से नहीं चूज करें, कहाँ पढ़ाए बच्चों को। तो फैक्ट्स पे बात करो यार, फैक्ट्स स्पीट करो, है ना, तभी आप जान पाओगे कि कौन कहाँ स्टैंड करता है, कौन कहाँ नहीं करता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने एनसीईआरटी के अंदर से पढ़ा रखी है और कहीं से नहीं पढ़ा रखी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरा बैच ज्वाइन करो, आप कहीं से भी पढ़ो यार, एनसीईआरटी मत छोड़ो, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है ना। अब आप कोचिंग्स में जाते हो, बड़ी बड़ी 40-40 50-50 हज़ार आपसे फीस लेते हैं 6-6 महीने की, एंड वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आपको 11th की साइंस, 12th की साइंस। भाई नहीं पूछ रहा है ये नहीं पूछ रहा है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक पूछ रहा है इससे, इसके अलावा ये नहीं करना है। क्यों टाइम वेस्ट करना है इसके अंदर? आपको मुश्किल से 3-4 महीने अब नेक्स्ट वाले सीडी एनडीए के लिए मिलेंगे और आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ही पढ़ाई कर रहे हो? इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं क्या? जो एयर 1 लाते हैं ना वो ऐसी गलती नहीं करते हैं, एंड एट द एंड क्या होता है भैया, क्लियर नहीं हुआ। सो बेटर है चीज़ों को समझो, आप भी मेच्योर बनो, क्योंकि मैच्योरिटी आएगी ना तभी ऑफिसर बनोगे, तभी आपका वो एसएसबी में दिखेगा, ठीक है ना। ओके, नाउ मैं बात करता हूँ आपके रोड मैप की। तो देखो रोड मैप बहुत सिंपल है भाई, एनडीए का एयर 1 लाना का। अगर आपको एयर 1 चाहिए भाई, मैथ्स में स्कोर ट्राई करो कि आप 150 तक तो एटलीस्ट पहुंचो, एटलीस्ट 150 तक पहुंचो। जीएटी ना आप मेरे पे छोड़ दो, ज्वाइन द बैच। आई जस्ट मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आई प्रोमिस यू कि 75 प्लस क्वेश्चन मैं फिर से दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वाले के अंदर। पिछली बार भी मैंने 75 क्वेश्चन दिखाए थे, इस बार दिखाए आपको 79, एंड नेक्स्ट वाले में भी मैं आपको दिखाऊंगा। द ओनली थिंग इज आपको मेरे साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एंड आई विल ऑल्सो बी देयर इन योर एसएसबी। रिकमेंडेशन तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। द ओनली थिंग इज
कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। फाइन। इन दो चीजों पे भाई फोकस करो। मैथ्स इतना टफ नहीं आता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो उनको पिक करो, ठीक है ना, उनसे ज्यादा हाई स्कोर करो। एंड जीएटी कंप्लीटली मेरे ऊपर रिलाई करो आप, इंग्लिश एंड बोथ दिस योर जीके सेक्शन, इसमें मैं स्कोर करवाऊंगा आपसे, ठीक है ना। जो बैच का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर फॉर द एडमिशन। रेस्ट द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये जो चैनल है ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे देगा। उसमें आपको एपिक का लिंक मिलेगा, या फिर प्ले स्टोर पे जाओ और एप्लीकेशन सर्च करो द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको वहां से उसको डाउनलोड करना है और वहां से आपको बैच परचेज करना है। 18 अप्रैल को स्टार्ट होगा और इसमें मैं लिमिटेड ही सीट्स रखेगा, बिकॉज व्हाट आई वांट कि इस बार मेरे को एक लिमिटेड सीट्स का एनडीए बैच मिले एंड उसको मैं कुछ अलग लेवल पे ले जा सकूं, ठीक है ना। तो 18 अप्रैल भाई डेट याद रखना, 8 PM शार्प 8 PM पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसी आपकी सीट्स कंप्लीट होगी, फुल होगी, उसके बाद में मैं एडमिशन क्लोज कर देगा। फाइन। बाकी एनडीए के लिए एनसीईआरटी को मत छोड़ो भाई, ठीक है ना। और स्मार्ट स्टडी करो, साइंस से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो साइंस को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद में ज्योग्राफी और पॉलिटी पे भागो, ठीक है ना। और ये जब सोल्व हो जाए ना, ये तीनों चीजें आप अच्छे से कर लो, उसके बाद में आप किस पे भागना भाई, करंट अफेयर्स पे एंड देन हिस्ट्री। हिस्ट्री को तो मैं कहूंगा, स्पेशली कहूंगा आपके एनडीए वाले सबसे लास्ट में हाथ लगाओ, स्पेशली। ये पहले हिस्ट्री उठा के बैठ जाते हो, आपको बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ो, ये पढ़ो, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। आप बहुत ज्यादा मार्क्स गवा देते हैं इस कारण। ये चीजें स्ट्रॉन्ग करो यार पहले, ये चीजें, ठीक है ना। ओके। सो ये मेरे को दिखाना था भाई, कितने क्वेश्चंस आए कितने नहीं है। आप कोई कहीं से भी चेक कर लेना, जो भी टीचर आपसे बोल रहा है उनसे प्रूफ मांगना कि क्या है क्या नहीं है। एंड इतने क्वेश्चन दिख जाए तो मेरे को बताना, ठीक है ना। 100 में से 79 क्वेश्चन दिख जाए तो ओके। रेस्ट यू कैन ज्वाइन मी हियर द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा। और बैच आपको इस एप्लीकेशन पे ऐसे मिलेगा, कोर्सेज के अंदर जाना, आपको दिखेगा जीएटी बैच मिलेगा, ठीक है ना। वो जीएटी बैच आपको क्या करना है भाई, ज्वाइन करना है फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन, ठीक। रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। बाकी फ्री एसएसबी बैच 8, ये भी आपका 18 अप्रैल को ही आ रहा है, ठीक है ना, 18 अप्रैल को आ रहा है। ओके देन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन एसएसबी की बात करेंगे, बैच कैसा होगा फ्री वाला, और ये फ्री बैच होगा, ठीक है ना, फ्री वाला बैच होगा ये एसएसबी वाला। इसकी अपन बातें करेंगे, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ओके। ओके देन, thank you and Jai Hind. So finally, one more thing before ending this session, trust me, I will give you the best thing, best content, and the best guidance and the best way. Just trust me once. Okay. Okay then, thank you.